दोस्तों, मध्य प्रदेश की रहने वाली नेहा बिसेन जो बहुत ही गरीब परिवार की इकलौती किसान की बेटी होती है, जो एमएससी की लास्ट ईयर की परीक्षा देकर मौके पर वह शादी की तैयारी अब कर रही होती है। लेकिन ठीक 2 हफ्ते पहले ही अपनी मां से एक बात बोलकर अब घर से निकल जाती है, लेकिन दोबारा लौट के अब घर ना आती है। ठीक शादी के 1 हफ्ते पहले उसके घर में उसकी अस्थियां ही आ पाती है, लेकिन जिनके सामने अस्थियां आने का कारण पता लगता है, उनके तो कलेजे भी थर्रा जाते हैं। लोग सोचने और समझने के लिए पूरी तरह से मजबूर सा हो जाते हैं कि आखिर जिस घर में पूरी तरह से शादी का माहौल बना हुआ था, अचानक उस घर में एकाएक सन्नाटा कैसे पसर गया। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक बार अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची कहानी है, यह कहानी है ठीक मध्य प्रदेश और उसी का ही बालाघाट जिला भी पड़ता है, और उसी का ही हटट्टा एक थाना पड़ता है, और उसी का ही एक सटा हुआ गांव है अब लमदेबाड़ा। उसी गांव के रहने वाले धनराज बिसेन होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अब 55 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब तारा बिसेन। लेकिन इधर धनराज बिसेन के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक इकलौता बड़ा बेटा होता है जिसका नाम पवन बिसेन होता है, अब जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है अब शारदा। लेकिन पवन की अपनी एक छोटी और इकलौती बहन भी होती है अब पूर्णिमा बिसेन, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होता है। लेकिन पूर्णिमा जो होती है मौके पर बालाघाट ज़िले में ही एक कॉलेज होता है, उसी में जाकर एमएससी की मौके पर अब लास्ट ईयर की परीक्षा देकर अपने घर में अब शादी ब्याह के फंक्शन में अपने लिए उलझी होती है। लेकिन वह भी सोचने लग जाती है कि जब तक टाइम इधर शादी के लिए कुछ बचा हुआ है, तब तक थोड़ा बहुत काम और सीख लिया जाए, क्योंकि मौके पर अपने गाँव से ही अब कुछ दूर पर टुंडा गाँव सारदी, उसी गांव में मौके पर एक सिलाई कढ़ाई सेंटर होता है। अब वहां सिलाई कढ़ाई के लिए इधर पूर्णिमा का काफ़ी दिनों से आना जाना था, और रोज़ का वही अपना जरिया होता है, क्योंकि इधर पूर्णिमा की जो शादी होती है ठीक 22 अप्रैल अब साल 2023 को लगन के तहत तय हो चुकी थी। बारात भी आने वाली होती है। लेकिन इधर 5 अप्रैल साल 2023 का ही जैसे दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त पूर्णिमा अपनी माँ अब तारा बिसेन के पास जाती है। कहने लग जाती है कि माँ जी अब हम जा रहे हैं सिलाई सेंटर पे। लेकिन जैसे ही तारा यह बात सुनती कहने लग जाती है कि बेटी मत जाओ, क्योंकि लगन का माहौल चल रहा है और लगन में तुम्हें ना जाना चाहिए। लेकिन इधर जो होती है अपनी माँ के सामने तरह की वाली बात करती है, जिसकी वजह से उसकी माँ जो होती है अब अपने घर से जाने के लिए मौके पर इजाज़त दे देती है। लेकिन वहीं पर पूर्णिमा कह देती है कि माँ जी आज तो साइकिल पंचर है और हमें अब पैदल ही जाने पड़ेगा। तो उसकी माँ कह देती है कि बेटी जाना तो बड़ी जल्दी लौट भी आना। और पूर्णिमा जब यह बात कहती है, तुरंत एक दुपट्टा लेती है और सर पर बांधती है और पैदल ही झाड़कर अब निकल जाती है। लेकिन यहाँ 4 घंटे का वक्त बीत चुका होता है, लेकिन तब भी अब पूर्णिमा घर वापस लौट के ना आती है। लेकिन जब शाम हो जाता है, इधर तारा बिसेन जो होती है अपनी बेटी को लेकर परेशान भी हो जाती है, क्योंकि उस समय धनराज जो होते हैं अपने बेटे इधर पवन को लेकर जितने भी आसपास नात रिश्तेदार होते हैं सभी के यहाँ मौके पर अब शादी का कार्ड देने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अब शाम का 6 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, तो धनराज अपने बेटे पवन को लेते हैं और अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन बड़े ही थके हारे होते हैं, क्योंकि गांव-गांव दौड़ा मारकर अपने घर मौके पर जब पहुंचते हैं तो उनके पैर भी जवाब दे जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी पगड़ी उतारते हैं और सोचते हैं चलो अब खाना पीना खाया जाए,
और तभी तारा देवी आती है, कहने लग जाती कि अभी तक बच्ची जो होती है वापस लौट के ना आई। और जैसे ही आप बात सुनते हैं धनराज उसी समय अपनी पत्नी को डपाटते हुए कहने लग जाते हैं कि हमने आपको मना किया था कि शादी का माहौल चल रहा है और उसकी शादी का भी लगन है और उसे घर से बाहर कहीं काम पे ना देना चाहिए। आखिर क्या ज़रूरत थी? अब जो होता है सिढ़ाई कढ़ाई सीखने का, अब तो उसकी शादी होने वाली है, लेकिन वह कह देते क्या करें। बेटी काफ़ी दिनों से जिद कर रही थी कि जो भी दिन बचा हुआ है उस दिन में हम जाकर कुछ और सीख साख लें, लेकिन हम तो ना जानते थे कि वह कहाँ चली जाएगी। यह बात धनराज सुनते, धनराज उसी समय अपने बेटे पवन को बुलाते कहने लग जाती कि बेटा एक बार अपनी बहन के पास कॉल करो। लेकिन पवन जैसे ही अपनी छोटी बहन अब पूर्णिमा के पास कॉल करता है तो पता चलता है उसका जो मोबाइल होता है अब बंद बता देता है। और पवन भी चौंक जाता, धनराज भी चौंक जाते कि अचानक जो होता है इधर पूर्णिमा का मोबाइल बंद क्यों बता रहा है। और पवन उसी समय पूर्णिमा की एक अपनी सहेली होती है, अब उसके पास जब कॉल करती तो पता चलती है कि वह तो सिलाई सेंटर पर गई नहीं। और जैसे इस बात की जगह धनराज को लगता तो वह भी चौंक जाते हैं। और उसी समय धनराज जो होते सीधा का सीधा अब कढ़ाई सेंटर पर पहुंच जाते, वहाँ भी पता करते हैं। पता चलता है कि वहाँ तो पूर्णिमा ना 1 बजे पहुंची ना 2 बजे पहुंची। इधर धनराज भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और धनराज अपने बेटे पवन को लेते हैं और काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन करते हैं, लेकिन तब भी पूर्णिमा के बारे में अब कुछ अता पता नहीं होता है। और तभी धनराज के कुछ पड़ोसी होते हैं, उनको भी खबर लग जाता है क्योंकि अब बेटी का मामला होता है। बड़ी जल्दी वैद फाल ऐसी फैलती है जैसे लग रहा है कोई सुई का धागा उड़ेरे में हो जाता है। वही हाल धनराज की बेटी का जानकारी का हो जाता है। लोगों के कानों पहुंचता, लोग अफरा तफरी मचा देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं पूर्णिमा की तलाशी करने के लिए धनराज के साथ भी जाते हैं, काफ़ी गाँव में खोजबीन करते हैं। लेकिन यहाँ तक कि रात का 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है और तब भी पूर्णिमा अब घर लौट के ना आ पाती है। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो धनराज होते अपने बेटे पवन को लेते हैं और लेने के बाद हटट्टा अब थाने पहुंच जाते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं अमित कुमार कुशवाहा, मौके पर थाने में बैठे होते हैं। उसी समय धनराज से कुछ पूछताछ करते हैं और उन्हीं की बेटी का फ़ोटो लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं और गुमशुदा का मुकदमा बड़ी जल्दी दर्ज भी कर लेते हैं। और धनराज को समझा बुझाकर सत्ताना देकर वापस यही भेजने लग जाते हैं कि आपकी बेटी जहाँ भी कहीं होगी सही सलामत आपके घर वापस जरूर पहुँच जाएगी। धनराज और पवन को भी यकीन हो जाता है, लेकिन धनराज और पवन अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन तब भी जो होते हैं धनराज अपनी बच्ची की तलाशी करने के लिए कोई कसर ना छोड़ते हैं, जगह जगह फ़ोन करते हैं, पुराने से पुराने रिश्तेदारों के घर पूछताछ करते हैं। लेकिन तब भी इधर पूर्णिमा के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ तक कि 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी अब पूर्णिमा घर वापस लौट के नहीं आती है। और थाना प्रभारी जो होते हैं अब इधर खुद अमित कुमार कुशवाहा अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद अब लेमदावाड़ा गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ रहने वाले कुछ व्यक्तियों से इधर पूछताछ करते हैं आखिर पूर्णिमा का व्यवहार कैसा था, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, तरह तरह के विचार अपने मन की बात इधर उधर फैला भी रहे होते हैं। और इसकी जानकारी वहाँ के इंस्पेक्टर को भी लग जाता है और मुखबिर की व्यवस्था भी कर देते हैं ताकि पता चले कहीं पूर्णिमा का किसी हितकारी के साथ करीबी तो नहीं है। और पुलिस की टीम बस इसी सुराख में लग जाती है और पुलिस की टीम काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन तब भी जो होता है पूर्णिमा के बारे में कुछ है सुराख नहीं मिल पाता है। ऐसे तलाशी करते करते अपने हिसाब से पूरी का पूरा 8 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी पूर्णिमा के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर धनराज और उनकी जो अपनी पत्नी होती है रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है कि घर में शादी का माहौल और इस तरह के अगर हरकंडे हो जाए तो आखिर परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। लोग नासेदार भी कुछ आने भी लग जाते हैं, लेकिन उनको भी सूचना मिलता है, वह भी हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन इसी बीच अब इसकी जो जानकारी होता है वो पूर्णिमा के होने वाले पति को भी लग जाता है। वह भी पाता है, एक बार सोचता है, हैरान भी हो जाता है, लेकिन वह सोच भी लेता है कि जो हुआ एकदम सही हुआ। पूर्णिमा को जहाँ जाना था वो वहाँ चली गई। वहाँ भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धनराज जो होते हैं अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तभी गांव में पुलिस के कुछ मुखबिर होते हैं। अब उन्हीं मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि पूर्णिमा का ही एक अपना करीबी जिगरी प्रेमी है। वह प्रेमी कोई और नहीं है बल्कि पूर्णिमा की ही अपनी जो भाभी होती है, अब इधर शारदा का ही एक अपना भाई होता है, गिरजा शंकर, जिसकी उम्र लगभग इधर 25 साल के आसपास ही होता है। और गिरजा शंकर के साथ जो होता है इधर लगभग 12:30 बजे के आसपास है
पूर्णिमा एक पीपल के नीचे एक बाइक पे बैठते हुए अब देखी गई होती है। और पुलिस को जैसे ये खबर लगता है, पुलिस की टीम समझ जाती है कि माजरा क्या है। पुलिस की टीम इधर पूर्णिमा का मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस की मदद से पूरा CDR डिटेल और साथ में लास्ट लोकेशन तक निकाल लेती है। और पता चलता है कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पूर्णिमा के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया हुआ था, लेकिन उस कॉल से लगभग हर दिन कभी न कभी बात हुआ करते थे। अब जब पुलिस उस कॉल के बारे में जानकारी लेती है, पता चलता हुआ जो कॉल होता है, जिस नंबर से बार बार फ़ोन किया जाता था, वह नंबर जो होता है इधर गिरजा शंकर के नाम से रजिस्टर होता है। पुलिस की टीम को यकीन हो जाता है कि बस करो, गिरजा शंकर का पूरा हाथ है। लेकिन पुलिस की टीम जब पूर्णिमा के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन देखती है, पता चलता है कि पूर्णिमा के मोबाइल नंबर के साथ जो होता है इधर गिरजा शंकर का भी मोबाइल नंबर साथ साथ ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन लास्ट जो लोकेशन होता है जाकर रात में लगभग 8 बजे के आसपास इधर गागुल पारा और साथ में बाजरी के बीच एक पहाड़ी पड़ता है, उसी के बीच घना जंगल है। वहीं जाकर मौके पर पूर्णिमा का मोबाइल अचानक बंद हो जाता है और पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा अब गिरजा शंकर प्रसाद के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है और बिना टाइम गंवाए सीधा का सीधा 15 अप्रैल अब साल 2023 को पहुंच जाती है गिरजा शंकर के गांव और वहां जाकर उसको कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे गिरजा शंकर से मुखबिरों को कहे हुए बात से पूछताछ किया जाता, गिरजा शंकर पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हाँ, हमने ही पूर्णिमा को अपने बाइक से उसके गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठाए हुए थे और लेकर गए थे बालाघाट शहर में। लेकिन साहब टहरा घुमाकर लाकर उसके ही गांव में छोड़ गए थे। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही गिरजा शंकर का चेहरा देखती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता है और पुलिस की टीम के सामने जो होता है गिरजा शंकर और इधर पूर्णिमा के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन भी होता है, CDR डिटेल भी होता है और निकाल कर गिरजा शंकर प्रसाद के सामने रख दिया जाता है। और जैसे ही देखता है उसी समय गिरजा शंकर का जो चेहरा होता है और सकपका जाता है और पुलिस की टीम को अपने सामने लेता है और उनके सामने अपनी मन की बात जैसे रखना चाहता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, आगे गिरजा प्रसाद शंकर कुछ झूठ बोलने वाला है। और पुलिस की टीम अपनी शक्ति दिखा देती है और बड़ी जल्दी टूट भी जाता है और पुलिस के सामने इधर कहने लग जाता कि साहब 5 अप्रैल को ही पूर्णिमा की ज़िंदगी का वह आखिरी रात था। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आखिर इस समय पूर्णिमा है कहाँ। और पुलिस की टीम को उसी वक्त अपने साथ लेता है और लेने के बाद गागुल पारा और साथ में बाजरी के बीच जो पहाड़ी पड़ता उसी के बीचों बीच घना जंगल है, वहीं ले जाता। एक पेड़ होता, उसी पेड़ के नीचे एक छोटा गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में काफ़ी सारे पत्ते होते हैं। पुलिस की टीम जो होती है सहयोगियों के द्वारा उस पत्ते को जब हटाती है कि वहाँ पर एक दुपट्टे से लिपटी हुई कंकाल नुमा डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त होती है। पुलिस की टीम उसको अपने कब्जे में लेती है। लेकिन इसकी जो सूचना होता है अब धनराज और साथ में उनके बेटे पवन और साथ में उनकी अपनी पत्नी को दे दिया जाता है। लेकिन जैसे खबर पाते हैं, जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जैसे डेड बॉडी को देखते हैं, देखकर वहीं दहाड़े मार कर धनराज और उनकी अपनी पत्नी चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ठीक 1 हफ्ते बाद इधर पूर्णिमा की शादी थी, आखिर पूर्णिमा हमारे सामने इस हालत में अब कैसे आ सकती है। पुलिस की टीम वही बॉडी का पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई गिरजा प्रसाद पटेल लाता है, इससे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से अब थर्रासा जाता है। असल में मध्य प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है बालाघाट और उसी का ही इधर किसानपुर एक जाना माना थाना पड़ता है और ठीक उसी का ही एक गोहे गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले खुमान सिंह पटेले होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 3 ही बच्चे होते हैं। खुमान सिंह जो होते हैं मौके पर एक छोटे मोटे किसान होते हैं, लेकिन उनके घर में एक अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है, वही शारदा। और उनके टोटल 2 ही बेटियां होती हैं, लेकिन इकलौता बेटा गिरजा शंकर प्रसाद ही होता है। लेकिन शारदा जैसे पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेती है, ठीक घटना से 4 साल पहले जो था शादी के मौके पर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तभी इसी बीच शारदा के लिए जो रिश्ता आता है, ठीक जाकर इधर पूर्णिमा का ही अपना जो इकलौता भाई होता है और पवन का रिश्ता आता है। और इसी बीच अब जैसे ही खुमान सिंह पटेल रिश्ते की जानकारी पाते हैं और पाने के बाद पवन के साथ जो होता है अपनी बड़ी बेटी शारदा की शादी अब तौर तरीके से करा देते हैं। और जब कराते हैं, जब पहले ही लगन का मंगनी होता है, लेवाना होता है, और उसी लेवाना के लिए शारदा का ही जो अपना इकलौता भाई होता है
अब गिरजा शंकर मौके पर पठाने के लिए अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन जैसे ही बाइक लेकर घर में घुसता है सेवा पाने के लिए, वहाँ पर अब शारदा का ही अपने घर में रहने वाली एक ननद होती है पूर्णिमा। जैसे ही गिरजा शंकर के सामने दिखती है, दिखने के बाद गिरजा शंकर अब जैसे पूर्णिमा की खूबसूरती को देखता है तो उस समय दीवाना हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा की उम्र जो होती है लगभग 19 साल के आसपास होता है और गिरजा शंकर का जो उम्र होता है अब लगभग यही 23 साल के आसपास होता है। पूर्णिमा उस समय जो होता है अपनी पढ़ाई पूरी कर मौके पर एमएससी की तैयारी के लिए पूरी तरह से लगी पड़ी होती है, लेकिन जैसे गिरजा शंकर की जो नज़र होता है अब पूर्णिमा के ऊपर पड़ता, पड़ने के बाद एकदम दीवाना सा हो जाता है। और घर में अहम करीबी होने की वजह से थोड़ी बहुत वहाँ अब गिरजा शंकर और पूर्णिमा के बीच हंसी ठिठोले हो जाते हैं। लेकिन इधर जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है दोबारा जो होता है अपनी बहन के घर जाता है और घर पहुंचने के बाद दोबारा जैसे पूर्णिमा से मुलाकात होता है तो पूर्णिमा से जो होता है 3-4 बात ऐसी कर देता है जिसकी वजह से पूर्णिमा उसके बातों में बड़ी जल्दी आ जाती है और गिरजा शंकर और इधर पूर्णिमा के बीच दोनों के बीच बड़ी जल्दी प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला है इस तरह चलने लग जाता है कि दोनों एक दूसरे के सामने अपना मोबाइल नंबर तक शेयर कर लेते हैं और यहाँ तक मोबाइल नंबर के जरिए जो होता है रोज़ रातों के जरिए आए दिन बात होना शुरू हो जाते हैं। क्या बातों का जो सिलसिला होता है कई महीनों तक चलता है, लेकिन इसी बीच जो होता है गिरजा शंकर का आना जाना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से एक दिन अपने दिल की मन की बात रखने के लिए बेकरार उठता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब पूर्णिमा के घर में उसका जो अपना भाई होता है मौके पर ड्यूटी पर दिन भर व्यस्त रहा करता था और घर में जो होती है इधर पूर्णिमा अकेली जो होती है पड़ी रहती थी। लेकिन जैसे ही पढ़ाई का वक्त होता है तो उसी बीच पूर्णिमा को अब साधन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन तभी गिरजा शंकर उस समय पहुंच भी जाता है और गिरजा शंकर जैसे देखता है पूर्णिमा को इशारा मारता, पूर्णिमा जाकर उसके बाइक पे बैठ जाती है और पूर्णिमा को लेता है। लेने के बाद अपने गांव के कुछ दूर पर जो बाजरी का जंगल पड़ता है वहां पर पहुंच जाती है और पहुंचती है तो वहीं पर इधर जो गिरजा शंकर बाइक रोक देता है। मौसम भी खूब सुहाना होता है लेकिन पूरा रास्ता सुनसान होता है। अब रास्ते की सुनसान की अवस्था को देख गिरजा शंकर के मन में हिलोरे पैदा हो जाती है और वहीं पेड़ के नीचे ले जाता, वहीं पूर्णिमा के सामने प्रेम का इजहार कर देता है और पूर्णिमा मुस्कुरा पड़ती है। लेकिन दोनों के बीच वहाँ घंटे अपनी जीवनी की बात होती है, लेकिन उसी बीच पूर्णिमा भी समझ जाती है कि आखिर जो था गिरजा शंकर के अंदर कुछ ना कुछ अहम हिस्सा तो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गिरजा शंकर इशारा समझता है और वहीं बगीचे में ले जाकर दोनों के बीच प्रेम संबंध की जो बात होती है संबंध बदल जाती है और संबंध का जो सिलसिला होता है उसी दिन से दोनों के बीच बेधड़क चलने लग जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा गिरजा शंकर जो होता है अपने ही बहन के घर आना जाना लगा देता है। इधर पूर्णिमा भी मौका भरपूर उठाती और दोनों के बीच जो होता है घर में अनैतिक संबंध पनप जाते हैं। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग इनके ज़िंदगी का 4 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन इनके रिश्ते की जो भनक होती है कभी किसी के कानों में ना पहुंच पाती है, क्योंकि उस समय पूर्णिमा जो होती है अब एमएससी की तैयारी भी कर रही होती है, क्योंकि उस समय पूर्णिमा जो होती है एमएससी की परीक्षा की पूरी तरह से लगन में मगन होती है। लेकिन इसी बीच इनके प्रेम संबंध की जानकारी जाकर कैसे ना तैसे इधर धनराज को लग जाता और जब खबर पाते हैं पूरी तरह से अब सनस रह जाते हैं। आखिर वह भी सोच लेते हैं कहीं आगे चलकर हमारी बेटी की वजह से हमारी बदनामी ना हो जाए, क्योंकि पूर्णिमा का जो परीक्षा होता मौके पर समापन की अवस्था में आ चुका होता है। उनके मन में अब इधर शादी के विचार आने शुरू हो जाते हैं। तभी इसी बीच धनराज के एक अपने करीबी जिगरी रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं रिश्तेदार को द्वारा जाता है शारदा शिवानी का ही रहने वाला अशोक है। देखने में हट्टा कट्टा है और साथ में एक पढ़ा लिखा भी है। अब अशोक के बारे में खबर पाते हैं अपनी बेटी और पूर्णिमा के जो लगन होता है बड़ी जल्दी तय कराने के लिए राजी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी परीक्षा भी कर देते हैं। और इधर दोनों के बीच जो होता है लगन का मुहूर्त है अब 22 अप्रैल साल 2023 को निकल भी जाता है। और जब निकल जाता है इसकी जो खबर होता है पूर्णिमा को लगता स्तन बन रह जाती है और पूर्णिमा जब खबर पाती है तो इधर अशोक से मुलाकात करती है। अब उसी दिन से शादी के लिए दबाव मारना शुरू कर देती है, कहने लग जाती है कि आखिर अपनी ज़िंदगी का जो जीवन है वह किसी और के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन जैसे यह बात है अब गिरजा शंकर प्रसाद पटेले सुनता है, सुनने के बाद सन बना रह जाता है, क्योंकि उसी समय अपनी बहन की लाज और इज्जत याद आ जाती है। क्योंकि उसकी जो बहन होती है उसके सामने जब इन दोनों के प्यार पसंद की बार की जानकारी देते हुए बात रखती, कहने लग जाते कि हमें पता है तुम्हारे और पूर्णिमा के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है, हमारे भी रिश्ते को ध्यान में रखना, हमारा भी अपना परिवार है, कहीं तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते में दाग ना लग जाए।
यह बात पूरी तरह से गिरजा शंकर समझता था। वह भी उसी समय सोचकर हैरान रह जाता कि आखिर कहीं हमारे शादी की जो बात होती है यह चलकर पूरे मोहल्ले में ना घुस जाए, जिसकी वह चुप रहता है। लेकिन इधर गिरजा के ऊपर होता है पूर्णिमा के शादी के लिए दबाव बार बार पड़ना शुरू हो जाता है। वह सोच लेता है हमें इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारे परिवार में हमारी बहन की पूरी तरह से बदनामी हो ही जाएगी। लेकिन गिरजा शंकर इस फैसले को लेकर एक सीरियस केस बना लेता है और उसी के तहत हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से पूर्णिमा को हटाने के लिए योजना भी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ और पूर्णिमा जो होती है कहने लग जाती है कि चाहे जैसा हो शादी से पहले हम दोनों मिलकर शादी तो कर ही लेंगे। यह बात गिरजा शंकर भी सुनता, बार बार कोई ना कोई नुकुर बास कर टाल ही दिया करता था। लेकिन समय वह आ जाता है जब इधर सोचने लग जाता है कि अब समय वह नहीं रहेगा जो समय हमें चाहिए। और तभी ठीक है, अब जैसे ही 5 अप्रैल साल 2023 का वक्त होता है, अब दोपहर का वक्त होता है, तो उसी वक्त गिरजा शंकर जो होता है अब पूर्णिमा के पास कॉल कर देता है। कहने लग जाता कि आज हमें ना बालाघाट के जाने माने जंगल में घूमने चलना चाहिए, क्योंकि हमें तुमसे मिलकर वहीं शादी की बात रखनी है और वहीं से हम दोनों निकल जाएंगे और बाहर जाकर शादी कर लेंगे। यह बात जब सुनने के बाद इधर पूर्णिमा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और अपनी माँ के पास जाती है और माँ से झूठ बोलते हुए कहने लग जाते कि माँ जी हमें सिलाई कढ़ाई सेंटर पे जाना है और हम कुछ घंटे के अंदर लौट आएंगे। लेकिन उसकी माँ जो होती है उस समय अपनी बेटी की बात पर तौर तरीके से यकीन कर लेते हुआ भी कहने लग जाती कि बेटी शादी तुम्हारी ठीक 2 हफ्ते बाद भी है और शादी के सनसन में तुम भी पूरी तरह से मशहूर रहो, बाहर को काम करने की ज़रूरत ना है। लेकिन पूर्णिमा अपनी माँ को अपनी बातों में कैसे ना तैसे उलझा ही लेती है। लेकिन जैसे 12:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, पूर्णिमा अपने घर के बाहर जब निकलती है तो एक पीपल का पेड़ होता है, वहीं बाग लेकर पहले से खड़ा होता है अब गिरजा शंकर प्रसाद। और पूर्णिमा जैसे देखती है जाकर उसी बाइक पर बैठ जाती है। लेकिन गाँव के कुछ युवक होते हैं पूर्णिमा और साथ में गिरजा शंकर प्रसाद को एक ही शायद बाइक पर देख लेते हैं। और गिरजा शंकर प्रसाद जो होता है पूर्णिमा को वहाँ से लेकर निकल पड़ता और दोनों रास्ते पर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और बाइक चलाते चलाते इधर खुद जो होता है पूर्णिमा को लेकर अब गगुलपारा और साथ में बाजरी के बीच जो पहाड़ी पड़ता है उसी को बीचों बीच एक घना जंगल पड़ता है और शाम का माहौल हो जाता है, पूरा जंगल घना होता है, अंधेरा कायम पूरी तरह से रहता है। और अंदर ही जाते हैं, जाने के बाद जो होता है इधर जैसे ही पूर्णिमा अब गिरजा शंकर के सामने शादी की जिक्र करते ही उसी समय हामी भर लेता, कहने लग जाता है कि शादी के लिए हम जो होता है कब से तैयार खड़े हैं। और यह बात जब सुनती पूर्णिमा खुश हो जाती है, लेकिन अपनी बातों में इस तरह पूर्णिमा को उलझाता है कि वहीं जो होता है संबंध बनाने के लिए राजी कर लेता है और वहीं गिरजा शंकर और साथ में पूर्णिमा के बीच अनैतिक संबंध बनते हैं। और जैसे ही वहाँ पर गिरजा शंकर दूसरे साइड के लिए किनारा कसता है, उसको उसी समय पूरी तरह से अपने प्लान याद आ जाते हैं। और गिरजा शंकर पूर्णिमा के गले में दुपट्टा जब देखता उसके हाथ उसी पर चले जाते हैं। फिर उसी से इधर गिरजा शंकर को मौत के लिए सुला देता है। अब बॉडी को लेता वहाँ गड्ढे में डंप करता है और उसी के ऊपर काफ़ी सारी पत्तियाँ भी डाल देता है और बाइक लेकर अपने गांव निकल जाता है। लेकिन जैसे कुछ घंटे का वक्त बीतता उसी समय शारदा जो होती है अपने भाई गिरजा शंकर के पास कॉल करती है और अपनी ही ननद पूर्णिमा के बारे में जब जानकारी लेती है तो गिरजा शंकर यही कहने लग जाता है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन दूसरी तरफ तो खेल तो हो चुका होता है और इधर धनराज जो अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए तौर तरीके से दिन रात एक कर चुके होते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों अब पुलिस के सामने जब यह सच्चाई ठीक जो होता है, घटना से 11वें दिन यानी कि 16 अप्रैल साल 2023 को थाने में पुलिस के सामने गिरजा शंकर प्रसाद के तहरीर पर पुलिस की टीम पूरी तरह सनस रह जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर गिरजा शंकर प्रसाद को अपने कस्टडी में लेती है, ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय में गिरजा शंकर के ऊपर धारा 302 और 201 के 366 के तहत मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है पूर्णिमा का बॉडी जैसे गाँव में पोस्टमार्टम के बाद पहुंचता है तो पूरी तरह से जो घर में खुशियों का माहौल बनने वाला होता है ये एकदम मातम सा पसर जाता है। लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि एक पढ़ी लिखी बेटी आखिर अपने माँ के पीठ पीछे कैसी खेल खेल गई। लेकिन वाकई में दोस्तों लोगों के सामने सच्चाई हैरान भी कर जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं
जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर अब दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं, और राम किशोर वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और इधर दिवेश कुमार उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं, और राम अनुज जो ठीक है मध्य प्रदेश के ही जाने माने शहर मंदिर के रहने वाले हैं। दोस्तों कई सारे हमारे बीबर हैं, हम उनको तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।